हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स बीइंग यूज्ड फॉर एसआईआर से सुप्रीम कोर्ट। ये जो ममता बनर्जी गई थी वही केस है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि टूल्स अप्लाइड बाय यू इन योर सॉफ्टवेयर अपीयर टू बी वेरी रिस्ट्रिक्टिव टूल्स। दे आर एलिमिनेटिंग नेचुरल डिफरेंसेस सरनेम्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स जैसे रॉय, रे, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, चैटर्जी, बैनर्जी, ये सब के कारण आप नोटिस भेज दे रहे हो तो वो गलत है और उसे एक हफ्ते का एक्सटेंशन दिया है वेस्ट बंगाल में हियरिंग के लिए। फिर मेन जो अभी न्यूज़ आज जो मेरे को काम का लग रहा है वो है अपोजिशन म्यूल्स मोशन टू रिमूव लोकसभा स्पीकर बिरला, क्योंकि जो अभी बजट सेशन में चल रहा है उसके कारण ये लोग सोच रहे हैं कि इसको इनको मतलब रिमूवल का इनका लाएंगे। तो इनका आर्टिकल, दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेके। अभी कोई डिप्टी स्पीकर है नहीं, तो उसमें आर्टिकल 93 है और 94 है। 93 बोलता है कि द हाउस ऑफ द पीपल shall, as soon as may be, choose two members of the house to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the house shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case may be। फिर यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया हुआ है जो हर जगह वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह मेंशन किया हुआ है, वो है एज सुन एज मे बी। तो इसके कारण क्या है कि जो डिप्टी स्पीकर का है वो अभी तक वो चुनाव हुआ ही नहीं है। लेकिन हमारे काम का आज है आर्टिकल 94, वेकेशन, रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। क्या लिख रहा है कि अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही चीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। सिंपल सा ये है कि अगर हाउस का आपका मेंबरशिप चला जाता है तो आप वेकेट कर दोगे अपना ऑफिस। May at any time by writing under his hand addressed if such member is a speaker to the deputy speaker and if such member is a deputy speaker to the speaker resign his office। तो मतलब जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजेंगे और जो स्पीकर होगा वो डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर भेजेंगे। तो सोच लो कि अभी अगर ओम बिरला बेचारे रिजाइन ही नहीं कर सकते। may be removed from his office by a resolution of the house of people passed by a majority of all the then members of the house। all the then members मतलब जैसे 543 सीट्स है जो टोटल लोकसभा में है, और किसी कारण से वो वैकेंसी और ये और वो है तो 520 देन मेंबर्स, तो इसका मेजॉरिटी चाहिए। अब उसमें फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी, मतलब ये वाला, shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। मतलब उस रेजोल्यूशन को मूव करने के 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाएगा कि हम लोग ऐसा एक रेजोल्यूशन लाने वाले हैं। Provided further that whenever the House of the People is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution। तो ये बेसिकली कह रहा है कि जो स्पीकर है वो जब तक नेक्स्ट लोकसभा कंस्टिट्यूट होगा और उसका फर्स्ट मीटिंग जो फर्स्ट सिटिंग होगा उसके जस्ट पहले वो अपना ऑफिस वेकेट करेंगे। तो इसमें क्या है कि सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जो एक नोटिस लाओगे उसमें लिखा होगा कि हम लोग ऐसा रेजोल्यूशन लाने वाले हैं 14 दिन के बाद, और उसमें वो रेजोल्यूशन फिर आएगा। उसमें फिर जो रेजोल्यूशन होगा उस पर फिर से ऑब्वियसली डिबेट होगा। फिर उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस अगर उसका वो सपोर्ट मिलता है तो जो स्पीकर होगा वो रिमूव हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्पीकर होता है उनके पास ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब वो अपने जब वो वोटिंग चल रहा है और टाई हो चुका है किसी बिल को लेके तो वो वोट नहीं करेंगे उस समय तक। लेकिन अगर टाई हो जाता है तब वो कास्टिंग वोट कर सकते हैं। लेकिन जब उनका रिजोल्यूशन उनको रिमूवल का चल रहा है तब वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, मतलब वो अपने सपोर्ट में अपने अगेंस्ट भी वो वोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने का, आर्टिकल 93 और 94। फिर दिल्ली पुलिस टू प्रूव, अब ये जो राहुल गांधी कहीं से वो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लेके आ गए थे पार्लियामेंट में, तो वो उसको अब दिल्ली पुलिस अब प्रूव करने वाली है कि उनके पास कहाँ से आया ये किताब। पेंगुइन रैंडम हाउस का है, वो बोल रही है पेंगुइन बोल रहा है कि हम लोगों ने पब्लिश नहीं कराया अभी तक। वो कुछ एक आर्टिकल हम पढ़े थे जिसमें था कि वो कुछ प्री ऑर्डर हुआ था, उसमें कुछ स्टोर्स में वो बुक पहुंच गया था तो शायद वहाँ से उनको मिली हो। बैक ऑन ट्रैक, इंडिया मलेशिया हैव सेट अबाउट रिपेयरिंग टाइज ड्यूरिंग द मोदी विजिट। तो ये इंडिया और जो मलेशिया में का इसमें ढेर सारे रिजल्टेड इन एमओयूज। कल हम लोग देखे थे ढेर सारा एमओयू है, कल का ही दिया हुआ है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन करेंगे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट,
इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, ढेर सारा है यहाँ पे। फूड एंड सिक्योरिटी में मलेशिया सप्लाई करेगा पाम ऑयल, डिजिटल एंड फाइन टेक में एक जगह तक कोलैब करेगा एनपीसीआई और इंटरनेशनल लिमिटेड और पेनेट मलेशिया का, वो जो हम लोग यूपीआई यूज़ करते हैं उसको रिलेटेड। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेगा। इसमें एक इन लोगों का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमन शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशंस। फिर स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम और एक चेयर बनाया था तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़। उसके बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बात था, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात था, और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि मलेशिया ने बोला है कि हम लोग इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी में। एक कल का था। फिर नीचे दिया हुआ है कि स्टाइफलिंग आइडियाज़, वो अभी एक कोई मूवी या सीरीज़ है पता नहीं, वो आने वाला था घूसखोर पंडित, तो उस पर वो यूपी में एफआईआर हो गया है उस नाम पे, क्योंकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है। तो उसमें आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और उसके बाद आर्टिकल 9(2) है जिसमें उस पर रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है। तो ये आर्टिकल, ये जो एडिटोरियल है, बेसिकली बोल रहा है कि अगर आप पे ये जो भी पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव जो लीडरशिप है वो अगर ऐसा कुछ करता है जो आपको लगता है कि आपका आर्टिकल 9(1)(a) को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो आप उसको मतलब बैक ऑफ मत करिए, आप उसको चैलेंज करिए लॉ में जाके, कोर्ट में जाके। फिर द नेक्स्ट बिग कमोडिटी इज द माइनेबल सेल्फ। ये जो है अर्जुन अप्पादुरई, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हैज मार्क्ड प्रीडायलेक्शन फॉर क्रिएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ व्हाट मार्क्स कॉल्ड सरप्लस वैल्यू बियॉन्ड वैल्यू ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कमोडिटीज। अब देखिए कार्ल मार्क्स क्या बोलता है, ये यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है। कार्ल मार्क्स ये बोलता है कि हर इंसान को, मतलब हर कमोडिटी का एक वैल्यू है जिसको एक्सचेंज वैल्यू बोलता है, तो लेबर का भी वैल्यू है। तो लेबर का वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू जो उसको सस्टेन करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए जितना ज़रूरी है, वो उसका वैल्यू है, उस लेबर का वैल्यू है। तो कैपिटलिस्ट प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि उसका जो लेबर को जो रिक्वायर्ड है वैल्यू, अपने आप को जो लेबर का जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर उसको जिंदा रहने के लिए 10 रुपये का वैल्यू क्रिएट करना है, तो वो उससे काम करवा के वो 15 रुपये का वैल्यू क्रिएट कर रहा है, और उसको 10 रुपये दे रहा है और 5 रुपये खुद कमा रहा है। तो ये कार्ल मार्क्स का ये ऐसा कुछ आर्गुमेंट है। ये बेसिकली वो कार्ल मार्क्स फिर एक और बात बोला था कि जो अल्टीमेटली जो होता है रिलेशनशिप, जो कमोडिटी, जो कैपिटलिज्म में जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है, वो ह्यूमन बींग्स में भी जो रिलेशनशिप्स है वो कमोडिफाई हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वही इनका ये आर्गुमेंट है, ये पूरा आर्टिकल में वही है। इसमें ये फिर ओटीटी और ये सब का है। चांस फॉर इंडिया टू पॉलिश द किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस एक इसमें है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड ऐसा होता है ना जहाँ पे जो गवर्नमेंट और उसके रेबेल्स के थ्रू के बीच में वैसे एरियाज में जो डायमंड्स प्रोड्यूस होते हैं जहाँ, जिसमें ब्लड डायमंड, एक मूवी भी है ब्लड डायमंड, तो वो चीज़ को रोकने के लिए, मतलब जो डायमंड है वो किसी को एक्सप्लॉइट करके, किसी को मार्जिनलाइज करके, ऐसा किसी को बॉन्डेड लेबर आज देखेंगे, किसी को वैसे लेबर में फंसा करके उसको नहीं बनाया गया हो। तो इसमें जो किम्बरले प्रोसेस है उसमें इंडिया जो है वो चेयर एज्यूम किया है 2026 में, तो उसी को लेकर के ये दिया हुआ है। और इंडिया के लिए क्यों सिग्निफिकेंस है, क्योंकि दुनिया का जो आप देखिए रॉ डायमंड जो होता है ना, वो शाइन नहीं मारता है, जो आप दुकान में देखते हो, वो उसको पहले पॉलिश किया जाता है, उसको उस पर एच दिया जाता है, उसको एंगल पे काटा जाता है। तो इंडिया जो है एक इम्पोर्टिंग रफली 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल इम्पोर्ट्स। इंडिया 40% जो डायमंड है, रफ डायमंड है, उसका इम्पोर्टर है, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करता है। तो इसलिए इंडिया अब उसका चेयर भी हो गया है किम्बरले प्रोसेस का। तो फिर उसका फिर चैलेंजेस कुछ कुछ दिया हुआ है, तो वही आर्टिकल में। लेसन्स अबाउट जॉब क्रिएशन। ये जो दो आईएनसी के, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये एक तमिलनाडु में एक जगह गए, मिस्टी मिल्क एक फैक्ट्री है मिल्क का, वो है मतलब कलेक्शन और ये पॉइंट है। तो वहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि कैसे जॉब क्रिएशन हो सकता है, उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं, उसको देख करके, उस मिस्टी मिल्क के वो जो प्लांट है उसको देख करके लोग समझ रहे हैं। न्यू RRTS प्रोजेक्ट इन केरला, ये अभी चल ही रहा है कि
जो केरला गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम खुद कर लेंगे, अश्विनी वैष्णव या जो भी वैभव नाम है उनका, नाम याद नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो प्लान कर ही रहे हैं। तो बेसिकली वही है कि जो RRTS बनेगा तो उससे क्या वो बेसिकली बनना है तिरुवनंतपुरम से शायद कासरगोड तक। इसमें दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक बनना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कहीं से बनना है जो मेरे हिसाब से, नहीं सॉरी, तिरुवनंतपुरम से कोझिकोडे तक है। तो जहाँ तक भी है, ये मेन जो मुद्दा है इसमें जो लिखा हुआ है, जो आर्टिकल है वो उसके प्रेज में है कि बहुत बढ़िया चीज़ है, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगा, उसको मेट्रो से भी जोड़ देंगे, और उसका जो स्पीड होगा अराउंड 160 kmph टू 180 kmph होगा। इसमें एक चीज़ जो नहीं टैकल किया है, कहीं भी टैकल नहीं किया है, जो पिछले बार एक रेल प्रोजेक्ट आने वाला था जिसको ये लोग सिल्वर लाइन नाम दे रहे हैं, उसमें वेस्टर्न घाट्स को लेकर के प्रॉब्लम था कि वेस्टर्न घाट्स में क्या होगा। तो इस आर्टिकल में RRTS को लेकर के, वेस्टर्न घाट्स को लेकर के कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। व्हाट इज़ द करंट कंट्रोवर्सी अराउंड, वो हम लोग एक दिन दो देखे थे न्यूज़, एक तो गुजरात में और एक और स्टेट में, कि जो फॉर्म 7 है बल्क में फाइल हो रहा है। फॉर्म 7 क्या है कि आप फॉर्म लो और उसमें डाल दो कि ये जो मेरे बगल में घर में रहता है ये मेरे हिसाब से डाउटफुल वोटर है, तो उस पर वो फिर कार्रवाई होने लगे, वो जांच वाँच करेंगे, तो वही वो बल्क में हो रहा है तो उसी पे दिया हुआ है। ऑन ग्रेविटीज रोल इन अर्थ जर्नी थ्रू स्पेस, इसमें अब जो जो भी ये प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं IIT कानपुर के, ये पहले समझाते हैं कि ग्रेविटी क्या है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटी अट्रैक्ट्स, मतलब जो जैसे अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो असल में वैसा होता नहीं है। वो क्या है ना कि जो जितना भी मैसिव ऑब्जेक्ट होता है, वो जो स्पेस टाइम कर्वेचर होता है, स्पेस टाइम जो वो है कंटिन्यूम है, उसमें एक वो कर्व बना देता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक जो एग्जाम्पल यूज होता है कि एक वो ले लिए, एक चादर को ऐसे स्प्रेड कर दिए और उस पर एक भारी सा बॉल रख दिए और उसके बाद उसको ऐसे घुमाते हैं तो वो ऐसे घूमते 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 घूमते, तो होता क्या है कि वो कंटिन्यूअसली वो फॉलिंग है। वो जो भी बॉडी है, मैसी बॉडी है, जो ग्रेविटी जो उसका वो पुल कर रहा है उसको, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो गोल 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 घूम रहा है, वो गिर भी रहा है, लेकिन वो क्योंकि जो स्पेस टाइम है वो खुद कर्व हुआ हुआ है, तो वो घूम रहा है, मतलब वो लगता है कि गिर रहा है लेकिन वो घूम रहा है। तो मतलब आई होप हम समझा पाए हो, बस ये वही दिया हुआ है कि ग्रेविटी कैसे उसको करता है। मतलब अगर आप इस पे यूट्यूब पे सर्च करना कि ग्रेविटी कैसे काम करता है, तो वो दिखेगा कि जो स्पेस टाइम है उसको एकदम क्रैम्प कर दिया है, ऐसे जैसे वो जो भी जैसे अर्थ तो कुछ नहीं है, अगर कोई ब्लैक होल है तो उसका बिलियंस एज अ लाइट ईयर्स का वो पूरा जो उसका अक्रॉस जो स्पेस होगा उसको पूरा अपने इर्द गिर्द वो क्रैम्प कर लेगा, और उसका जो भी चीज़ होगा वो रोटेट कर रहा है, उसको रिवॉल्व कर रहा है, वो असल में उसके तरफ गिर रहा है, लेकिन उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और वो उसको बस रिवॉल्व किए जा रहा है। सेवरल हाउसेस टॉर्च, अब देखिए जो मेटी और कुकी में लड़ाई हो रहा था, अब कुकीज़ और नागाज में, नागा मणिपुर में भी मिलते हैं, तो उन लोगों में अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये सेंगर वो जो रेपिस्ट है उसके बारे में बिहार गवर्नमेंट अब बहुत काम कर रही है। तो जो 2000 पता नहीं 1990 से 2015 तक जो विजिटर्स आए हैं बाहर से, उनको ये प्रोब करेगी। यहाँ पे फिर से वो दिया हुआ है जो क्या उसका नाम है, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म का। ये लोग लगता है मतलब बहुत अच्छा टारगेट है ये कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, और क्योंकि बहुत लोग सरेंडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल मिलिट्री एक्शन पे या जो सिक्योरिटी एक्शन पे फोकस कर रहे हैं, ये लोग सरेंडर पॉलिसी पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ये हेमंत बिश्व शर्मा और गौरव गोगोई का अपना चल रहा है उधर। ये वही न्यूज़ है स्पीकर को हटाने का। राहुल हैज़ नो इंटरेस्ट इन मीनिंगफुल डिबेट, कंटिन्यू प्रोटेस्ट। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो सेक्रेटरी साहब हैं विक्रम मिश्री, ये रशिया से तेल खरीदेगा भारत कि नहीं खरीदेगा भारत, ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे गाइड होगा ऑयल इंपोर्ट्स भारत का, तो ठीक है। पीएम्स एब्सेंस ड्यूरिंग मोशन ऑफ थैंक्स ड्यू टू फियर, ये पी चिदम्बरम साहब हैं, उनका उन्होंने स्पीच दिया होगा, देखे तो नहीं है। मेघालय गवर्नमेंट अनाउंस जुडिशियल प्रोब,
ये कुछ होगा नहीं। ये जो जुडिशियल प्रूव और ये सब हेडलाइन बनाने के लिए ठीक है, लेकिन जो जो इलीगल रैट होल माइनिंग है ना, वहाँ पे जो माफिया है ना, वो कंटिन्यू करेंगे और कुछ नहीं हो, वो अभी भी चल रहा होगा। हो सकता है जिस माइन में ब्लास्ट हुआ हो वो बंद हो गया हो, वो 15 दिन बाद फिर से खुल जाएगा, और जो बाकी इधर उधर माइन होंगे वहाँ पे माइनिंग चल रहा होगा। या 1-2 दिन वो लोग सटक के बैठेंगे कि ठीक है अभी शांत रहो, फिर स्टार्ट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट टेल्स आरबीआई टू ब्रिंग इन स्ट्रिक्टर चेक्स टू स्टॉप ऑनलाइन फ्रॉड्स। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि अप्रैल 2021 से नवंबर 2025 तक 52,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ है। तो अभी हम लोग देखे थे कि अगर कि 65% जो भी साइबर फ्रॉड है वो 50,000 से कम का है, तो उसमें आरबीआई बोला है कि हम लोग 25,000 और 85% जो वैल्यू है उसका हम लोग देंगे, विच एवर इज लेस। ये कल या परसों का ही वो था। और इसमें एक चीज़ और, ये जो सुप्रीम कोर्ट बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉमन सेंस का बात है कि वाई इज देयर नो अलार्म साउंडेड व्हेन अ ह्यूज ट्रांजैक्शन ऑफ 50 लाख इज विड्रॉन फ्रॉम अ रिटायरीज अकाउंट इन विच द मंथली विड्रॉल इज यूजुअली 10,000। कि जब ऐसा कोई अकाउंट है जिसमें है ही नहीं, मतलब मानो कि चलो वो डेली खर्चा उसका बस वो निकाल रहा है और चल रहा है, लेकिन उनके अकाउंट में है पैसा, उन्होंने अर्न किया है, उससे अचानक से 10 लाख 12 लाख 15 लाख निकल जाता है, तो उस पर क्यों नहीं आरबीआई, मतलब ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं है कि उसको वो हाईलाइट करे, वो रेड अलर्ट करे कि यार यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो वही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। वर्कर्स एम्प्लॉयर्स, अभी कोई सर्वे कंडक्ट किया है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री, उसने बोला है कि जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स हैं वो लेबर कोड्स को बहुत फॉरवर्ड लुकिंग देखते हैं। और एनीमिया ब्लड डिसऑर्डर, अब जो डायबिटीज़ का टेस्ट होता है ना उसका रिजल्ट को ऑल्टर कर सकता है अगर आपको एनीमिया ब्लड डिसऑर्डर है। वह टेरर सस्पेक्ट को जेल में कुछ लोगों ने मार दिया। आरबीआई टेल्स बैंक्स नॉट टू इंसिस्ट ऑन कोलैटरल फॉर लोन्स टू एमएसएमईज, और ये अमाउंट है 20 लाख तक। तो आरबीआई बोल रहा है कि अगर 20 लाख तक कोई एमएसएमई आपसे एमएसई नहीं एमएसई आपसे लोन मांगता है तो आप कोलैटरल पे वो मत करिए, फोकस मत करिए। अब वेनेजुएला से तेल आना स्टार्ट हो गया है। ग्रॉस एनपीएस ऑफ एससीबीज एट अ हिस्टोरिक लो ऑफ 2.15% एज ऑफ सितंबर। एनपीएस क्या है वो देखते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट is a loan or advance given by a bank or financial institution that hasn't been repaid for more than 90 days. Once a borrower stops paying interest or principal for 3 months or more, the bank marks the loan as a एनपीए। इसका क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आज शायद आज 10 तारीख है या 11 तारीख है, तो आज अगर उसको पेमेंट करना था, केवल वो नहीं जो लोन वापस देना था या इंटरेस्ट पेमेंट करना था और वो आज बंद कर देता है, तो आज से 3 महीने बाद मतलब 90 दिन बाद अगर वो नहीं पेमेंट करते रहा तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब होगा कि 90 दिन तक क्या होगा, मतलब आज पेमेंट नहीं हुआ इंटरेस्ट का तो कल से उसको क्या बोलेंगे, तो उसका है ये एनपीए का सब कैटेगरी, और ये आरबीआई का ही है। पहले बोलेगा उसको SMA 0 कि आज से लेके 30 डेज तक वो SMA 0 होगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। उसके बाद होगा SMA 1, अगर 30 डेज से 60 डेज तक भी कुछ पेमेंट नहीं आया तो उसको बोलेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। 60 से 90 डेज भी नहीं हुआ तो SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। और अगर 90 डेज के ऊपर चला गया तो वो हो जाएगा एनपीए। अब अगर 90 डेज के ऊपर जा रहा है और उसके बाद भी पेमेंट नहीं हो रहा है तब क्या होगा कि वो अगर एनपीए अनपेड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, मतलब जो 90 डेज होना था वहां से लेके 12 मंथ अगर वो पेमेंट नहीं होता है तब वो हो जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अब ये 12 मंथ से लेके फिर अगला 12 मंथ अगर फिर से नहीं होगा तो हो जाएगा डाउटफुल एसेट, और अगर फिर उसके बाद भी अगर उसका पेमेंट नहीं होता है तब उसको बोलते हैं लॉस एसेट्स। अब ये इतना कैटेगराइजेशन क्यों है, मतलब ये SMA 1, 0, 2, 3 सब स्टैंडर्ड डाउटफुल, क्योंकि बैंक्स को चाहिए प्रोविजनिंग कि आरबीआई उनको बोलता है कि तुम पहले तो अपने जो लोन्स है ना उसमें देखो कि रिस्क कितना है,
कि अगर तुम किसी अंबानी को लोन दे रहे हो तो तुम्हारा रिस्क कम है। अंबानी मतलब अगर मुकेश अंबानी को दे रहे हो तो लोन रिस्क कम है। अगर उसके भाई, उनके भाई को क्या नाम है उनका, अनिल अंबानी को दे रहे हो तो रिस्क ज़्यादा है, तो तुमको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। तो when a loan turns bad, banks can't just ignore it. They need to prepare for the possible loss, and that's where provisioning comes in. Provisioning means setting aside a part of the bank's profits to cover potential losses. मतलब अभी वो लॉस हुआ नहीं है, अभी वो एनपीए भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको रिस्क है। वो उसका फिर अलग अलग वो प्रोसेस होता है, वो वेटेड एवरेज देते हैं, लेकिन वो उसके लिए प्रोविजनिंग करेंगे कि ठीक है ये वाला जो लोन है ना, इसमें मेरे को 20% चांस है कि शायद ये एनपीए बन जाए, तो वो उतना उसके हिसाब से उसका कुछ होगा कोटा कि इतना रुपये का इतना प्रोविजनिंग होना चाहिए। दिस मेक श्योर दैट द बैंक डजंट ओवरस्टेट इट्स प्रॉफिट्स एंड कैन एब्जॉर्ब फाइनेंशियल शॉक्स विदाउट कोलैप्सिंग। द आरबीआई सेट्स रूल ऑन हाउ मच नीड्स टू बी प्रोविजन, वो अपना बताएगा, आरबीआई बताएं। द अमाउंट वेरीज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एसेट्स, द रिस्क लेवल and the location of the bank. By provisioning wisely, banks can keep their books clean and maintain trust with investors and रेगुलेटर्स। ये कुछ साल पहले 2018 या 19 में शायद एक IL&FS था, वो हो गया था, उसने वो मतलब उसका एक तरह से वो ख़त्म हो गया था, उसको वो पेमेंट वेमेंट नहीं कर पाया था, तो वो इसी के लिए था कि उसने प्रोविजनिंग नहीं किया था। तो क्या हुआ, पहले लोन लिया, लोन नहीं लौटाया, तो पहले SMA 0 होगा, SMA 1 होगा, SMA 2 होगा। लोन दोगे तो तुमको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। प्रोविजनिंग तुमको एनपीए के जो लॉस होगा उससे बचाएगा। 90 दिन हो गया तो वो हो जाएगा एनपीए। अब एक चीज और ध्यान देने का है कि अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो ये रिस्की है। आरबीआई का ये स्टेटमेंट है कि दो स्टिल रिस्की हैव सम चांस ऑफ रिकवरी इफ एक्शन इज टेकन अर्ली। मतलब ठीक है, वो उसमें अभी रिस्क है कि वो जा सकता है, मेरा खत्म हो सकता है, लेकिन उसको अभी भी बचाया जा सकता है। डाउटफुल एसेट हो गया तो चांस ऑफ रिकवरिंग द फुल अमाउंट इज लो एंड द क्रेडिट रिस्क इज मच हायर। तो अब पूरा पैसा तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या है कि मोस्ट ऑफ जो अगर वो हो गया लॉस एसेट्स, तो ज़्यादातर टाइम दे आर आइदर रिटर्न ऑफ और सोल्ड टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू। अब ये क्या करेंगे, ठीक है, आपको मेंटेन करना है, हर जो भी कंपनी होता है उसको मेंटेन करना रहता है, अपना रिकॉर्ड्स, अपना बुक्स मेंटेन करना रहता है। सेम चीज़ बैंक्स के साथ है। तो उनका बुक्स में क्या रहेगा कि उनने कितना लोन दिया है, कितना डिपॉजिट है उनके पास, किस लोन का कितना रिस्क है, उसके खिलाफ कितना उनने प्रोविजनिंग किया हुआ है। तो अगर उनका जो लॉस एसेट्स है, मतलब उनके पास ऐसा कोई एसेट है जो उनके लोन बुक में है, जो उनके बुक में है, जिस पे वो दिखा रहे हैं कि मेरे को पेमेंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उनका वो जो भी रिकॉर्ड है वो ख़राब हो रहा है। तो वो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि वो मान लेते हैं कि ये मेरा गया और उसको राइट ऑफ कर देते हैं कि ठीक है ये लॉस हमने मान लिया। वो बेसिकली एक बुक्स को अच्छे से रखने का वो तरीका है। और अब ये क्या है कि सोल्ड टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसे होते हैं जो आपसे लोन खरीदेंगे, मतलब आपने किसी को 100 रुपये लोन दिया था तो वो डिफ़ॉल्ट कर गया। अब आपको लग रहा है कि यार अगर हम खुद से मेहनत करने जाएं और ये करें और वो करें तो मेरा 120 रुपये खर्चा हो जाएगा, तो आप उसको राइट ऑफ करने वाले हो। लेकिन एआरसी आपके पास आएगा कि सुनो हम 80 रुपये देते हैं और ये जो राइट है ना, इसको जो लेने का जो लोन, जो इसका जो ओनर है लोन का, वो मेरे को बना दो और हम उससे रिकवर कर लेंगे। तो ये करते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इसलिए ये डिस्काउंटेड वैल्यू है। लोन है 100 रुपये का लेकिन वो 80 रुपये में खरीद रहे हैं। फिर एक होता है ग्रॉस एनपीए और एक होता है नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए क्या है कि अगर आपने प्रोविजनिंग नहीं किया है, प्रोविजनिंग को हटा दो और तब आपका जितना एनपीए है वो हो गया ग्रॉस एनपीए। अगर आपने उसमें से प्रोविजनिंग को माइनस कर दिया तो वो हो गया आपका नेट एनपीए। नेट एनपीए कम होना चाहिए क्योंकि नेट एनपीए अगर ज़्यादा है तो ऐसा दिखा रहा है कि आपने प्रोविजनिंग कम किया है। इफ द एनएनपीए मतलब नेट एनपीए इज टू हाई, इट मीन्स द बैंक हैजंट सेट असाइड इनफ कुशन टू हैंडल लोन डिफॉल्ट्स। फिर मैनेज कैसे करेंगे एनपीए अगर हो रहा है? तो सबसे पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है कि पहले से ही आपको लगेगा कि ठीक है जो टाइम पे आ रहा था, कोई लोन था उसका इंटरेस्ट पेमेंट पहले टाइम पे आया, 2 महीने पहले टाइम पे हुआ, फिर 2-3 दिन डिले हुआ, फिर 4-4 5-5 दिन डिले होने लगा, इसलिए इतना सारा ये कैटेगराइज किया हुआ।
फिर लोन रिस्ट्रक्चरिंग, उसको क्या बोलेगा कि जिसने लोन लिया उसको बोलेगा ठीक है आपको हमने 5 साल के लिए लोन दिया था, आप उसको 7 साल में चुकाना। आपको हमने 12% लोन पे दिया था, आप 10% पे चुकाना। तो वो कंपनी क्या बोलेगी, अरे कुछ तो मिल जाए मेरे को, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ चला जाए। लीगल रूट, उसमें एक सरफेसी एक्ट है, एक डेट रिकवरी, ये इसी के अंडर है। जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ना, वो सरफेसी एक्ट के ही अंडर है। फिर जो कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके लिए आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है कि वो जो बैड लोन है उनको बेच देते हैं और वो फिर रिकवर करने का ट्राई करते हैं। ये जितना भी है, ये बजाज फाइनेंसर्व.in से लिया हुआ है, और ये वाला जो नीचे का है ये लिया हुआ है HDFC का, फाइनेंशियल सर्विस का .com का, HDBFS.com है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो। एनपीए बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 15-16% ऐसा कुछ हो गया था इनका, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका। और पहले क्या, अब क्या होता है कि अगर आपको एनपीएस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट को उसमें इन्फ्यूज़ करना पड़ता है फंड। तो अगर आप 3-4-5-6 साल पहले का अगर आप बजट देखोगे तो उसमें अलग से एक दिया हुआ था कि बैंक्स को इतना दिया जा रहा है, तो इसलिए होता था। ये एक एप्स्टीन फाइल नाम का कुछ चल रहा है, वो भी मेरे को भी ढंग से नहीं पता। तो उसमें ये जो स्टारमर हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर, इनके कुछ लोगों ने रिज़ाइन मारा है, तो अब इन बोल रहे हैं तू भी रिज़ाइन मार। बांग्लादेश का अपना चल रहा है, 12 फरवरी को पोल होने वाला है। मुस्लिम नेशंस प्रोटेस्ट, हांगकांग कोर्ट, ईरान अरेस्ट रिफॉर्मिस्ट। फिर ये साइंस में आज एक रिमेंबरिंग लियो डिसूजा हु ट्रांसफॉर्म्ड कैश्यू इंडस्ट्री है। नहीं पढ़े हम। फिर रीजनल में अगर देखिएगा तो हाई कोर्ट एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर स्कूल्स। ये देखिए क्या चल रहा है, दिल्ली नर्सरी एडमिशन में सेकंड मेरिट लिस्ट आ रहा है, मतलब क्या 3 साल के बच्चों का मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक और न्यूज़ था, NHRC, तृणमूल, chaos in our हरियाणा ऑपोजिशन कट इन नंबर ऑफ ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंक्वायरी पैनल सीक्स एविडेंस फ्रॉम पब्लिक। वो जो इंदौर में जो डेथ हुआ था उसमें जो इंक्वायरी पैनल है वो पब्लिक से मांग रहा है कि एविडेंस दो मेरे को। बॉन्डेड लेबर कंटिन्यूज डिस्पाइट 50 years ऑफ इट्स एबोलिशन। अभी जो है वो एक मतलब एक लॉ पास हुआ था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 में, तो उसका अभी 50 साल हो गया है। तो इसमें दिया हुआ है कि अभी भी देखिए बॉन्डेड लेबर चल रहा है। तो बॉन्डेड लेबर क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। देखिए पहले तो आर्टिकल जो 23 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड अंडर एनी कॉन्ट्रवेंशन of this provision, and any contravention under this provision shall be an offence punishable in accordance with law। मतलब ये बोल दिया जैसे आर्टिकल 17 में है कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, और अगर उसको कोई प्रैक्टिस करेगा तो इट शैल बी पनिशेबल बाय लॉ। अब लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। तो पार्लियामेंट में एक लॉ बनाया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। इसमें बॉन्डेड लेबर क्या है, ये इसका ये जो भी है ई और जी जो लिया हुआ है, ये अगर आप वो एक्ट खोलोगे और उसमें अगर आप उसका सेक्शन 2 देखोगे तो उसमें है डेफिनेशन, सब में रहता है। पहला एक्ट का पहला जो रहता है वो रहता है डेफिनेशन, सॉरी शॉर्ट टाइटल, और उसके बाद रहता है डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन का पार्ट है। तो बॉन्डेड लेबर क्या है, तो एनी लेबर और सर्विस रेंडर्ड अंडर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम। तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। द सिस्टम ऑफ फोर्स्ड और पार्टली फोर्स्ड लेबर अंडर विच अ डेटर, मतलब जिसने लोन लिया है, एंटर्स और हैज और इज प्रिज्यूम्ड टू हैव, मतलब ये देखिए प्रिज्यूम्ड भी मान लिया कि तूने मेरे से लोन लिया तो आई कैन प्रिज्यूम दैट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द क्रेडिटर, जिसने लोन दिया है, टू द इफेक्ट दैट जो उसने एडवांस लिया है इन कंसिडरेशन ऑफ एन एडवांस ऑब्टेन्ड बाय हिम और एनी ऑफ हिज लीनियर, मतलब उसके बाप दादा उसके परदादा ने किसी ने लिया है, या उसके किसी बेटे उसके पोते ने लिया है, उसका डॉक्यूमेंट हो या ना हो, एंड इन कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब उसमें जो एडवांस पैसा लिया है उसका इंटरेस्ट में, या किसी कस्टमरी या सोशल ऑब्लिगेशन के लिए। कि अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री, पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ जो जमींदार होते थे उनको, या जब जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है गुप्ता एज में एक विष्टी नाम का होता था फोर्स्ड लेबर, वो सबको करना पड़ता था।
तो कस्टमरी हो गया वो कि करना ही है। इन परसुएंस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन डिवॉल्विंग ऑन हिम बाय सक्सेशन, कि अच्छा तू इसका बेटा है तो तू, क्योंकि तेरा बाप भी ये करे, जो वो था ना, वो होता था कटप्पा जो था, उसका बाप, फिर उसका बाप, फिर उसका बाप, वो सब वो लोग को मतलब उसका करते थे। फॉर एनी इकोनॉमिक कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय हिम बाय एनी ऑफ हिज लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स बाय रीजन ऑफ हिज बर्थ इन एनी कास्ट और कम्युनिटी। मतलब देखिए इतना सारा कारण है कि बॉन्डेड लीवर सिस्टम क्या होगा कि कोई भी फोर्स्ड, पार्शियली फोर्स्ड या लेबर अंडर विच, मतलब प्रिज्यूम किया गया है कि तुम उसके अंदर आते हो कब, तो 1 2 3 4 और 5, कि या तो तुमने किसी से पैसा लिया हो, या तुम्हारे बाप दादा ने या तुम्हारे बेटे पोते ने पैसा लिया हो, या एक कस्टम चला आ रहा है कि तुम्हारा घर वाला मेरे काम करेगा, कोई सक्सेशन के कारण कि तुम इसके बेटे हो तो तुमको ये काम करना है। कोई इकोनॉमिक कंसिडरेशन, मतलब जरूरी नहीं कि पैसा, इकोनॉमिक किसी भी वे में, बाय मतलब वो जो बोलते हैं क्या, कैश और काइंड, और पर्टिकुलर रेस या कम्युनिटी। अब ये हो गया। ही वुड, वो क्या करेगा, रेंडर बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, या तो खुद या अपने मेंबर, किसी भी मेंबर फैमिली के मेंबर से, और एनी पर्सन डिपेंडेंट ऑन हिम, कोई जो उस पर डिपेंड करता है, ये क्या रेंडर करेगा, लेबर और सर्विस टू द क्रेडिटर, जो पैसा दिया है, और फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड और फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड, आइदर विदाउट वेजेस और फॉर नॉमिनल वेजेस। He would forfeit the freedom of employment or other means of livelihood for a specified period for an unspecified period. He would forfeit the right to move freely throughout. ये देखिए दो एकदम डायरेक्टली जो आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर रहा है अगर ऐसा करवा रहा है। Forfeit the right to appropriate or sell at market value any of his property or product of his labor or labor of a member of his family or any person dependent on him. एंड इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ फोर्स और पार्टी फोर्स लेबर अंडर विच श्योरिटी फॉर डेटर। अब इसमें ये वाला पॉइंट देखिए कि एंड इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ फोर्स और पार्टली फोर्स, ये सेम है, लेबर अंडर विच श्योरिटी फॉर अ डेटर, मतलब श्योरिटी क्या है कि मेरे बड़े भाई ने लोन लिया और मैंने बोला कि मैं श्योरिटी में दे रहा हूँ कि हाँ भाई, फॉर अ डेटर मतलब उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और हैज और इज प्रिज्यूम टू हैव, सेम चीज, entered into an agreement with the creditor to the effect that in the event of the failure of the debtor, मेरा बड़ा भाई अगर नहीं देता है, रीपे नहीं कर पाता है, तो हम would render the bonded labor on behalf of the debtor। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया हुआ है इस एक्ट में, लेकिन इसके बाद भी जैसा न्यूज़ है कि वो चल रहा है, बॉन्डेड लेबर अभी चल रहा है, उसमें कुछ रेस्क्यू किया गया है कुछ लोगों को, तो इसलिए वो दिया हुआ है। फिर एक मदुरई में अब ये दरगाह है, वहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि साल में केवल 2 बार आप लोग दे सकते हो, एक रमज़ान में और एक बार बकरीद में आप लोग नमाज ऑफर कर सकते हो। तो उसमें कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं ठीक है जो उसने बोला है। अभी ये जो बाइक वाले, जो बाइक का जो डेथ, मतलब वो गिर गए थे 14 फुट गड्ढे में, तो एस्फिक्सिया वो क्या होता है बेसिकली कि आपका जो लंग्स होता है उसमें या तो ऐसा प्रेशर पड़ जाता है जो आपका पूरा, उसके कारण आपका डेथ हो जाता है। शायद इसमें पानी भरना भी होता है, वो अलग होता है, मेरे को आई एम नॉट श्योर। एस्फिक्सिया का दिया हुआ है यहाँ पे। What is motorcycle fell into suffocation, हाँ एस्फिक्सिया मतलब सफोकेशन होता है, रिजल्टेड फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट बाय द इम्पैक्ट ऑफ हार्ड और हेवी ऑब्जेक्ट एंड क्लोजिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ विद लूज सॉइल पार्टिकल्स। तो आज के लिए यही है, ये 3 टॉपिक मेरे को आज काम का लगा, बाकी जब कल का आएगा। और मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास रहता है, वो आप देख सकते हो, इसी चैनल पे आपको होगा, और उसका टेलीग्राम पे भी, उसका वो टेलीग्राम पे नोट्स रहता है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को वो टेलीग्राम चैनल, एक और 2 टेलीग्राम चैनल है, तो दोनों में से किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री वाला ज्वाइन कर सकते हो, और ये वाला जो भी नोट्स वोट्स रहता है ये भी उसी पे हम डाल देते हैं, जो दूसरा वो नॉर्मल जो मेरा चैनल है। कल का जब आता है तो देखते हैं। थैंक यू।